सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रयोगांग परिवार हमारे इस उत्तराखंड के गौरव बल्कि हमारे इस भारत देश के गौरव स्वर्गीय निर्मल पाटिल जी के इस जन्म दिवस को आयोजित कर रहा है और इस वर्ष उनका 56वां जन्म दिवस हम यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। और इसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर द्वितीय नाट्य महोत्सव प्रयोगांग परिवार नैनीताल आज यहाँ पर आयोजित करने जा रहा है। आप सभी निर्मल पाटिल जी के बारे में जानते हैं, उनके विषय में अधिक न कहकर मैं केवल यही थोड़ा सा प्रकाश उनके जीवन के बारे में डालना चाहूँगा, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि 10 अगस्त 1962 को जन्मे निर्मल पाटिल जी ने अपने पढ़ाई और अपने कैरियर की जो शुरुआत है वो इसी CRST इंटर कॉलेज नैनीताल से की। और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम उनका ये जन्म दिवस इसी विद्यालय से मना रहे हैं। इसी विद्यालय में उन्होंने प्राइमरी शिक्षा के बाद पढ़ाई अपनी प्रारंभ की और 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यहीं से उनके अंदर थिएटर के जो बीज थे वो उनके अंदर अंकुरित हुए और फिर DSB कॉलेज में जाकर उन्होंने उसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। इस वर्ष मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी बड़े भाई साहब का मंचन प्रयोगांग परिवार नैनीताल इस वर्ष कर रहा है, तो इस कहानी में थोड़ा सा प्रयोग करने की कोशिश की गई है। आशा करते हैं कि आप भी इस कहानी को पसंद करेंगे। तो अधिक न कहते हुए प्रस्तुत करते हैं प्रयोगांग परिवार नैनीताल आप सभी के सामने हमारे इस स्वर्गीय निर्मल पाटिल जी के जन्म दिवस के अवसर पर द्वितीय नाट्य महोत्सव की प्रस्तुति नाटक बड़े भाई साहब। चांद निकला बादलों से पूर्णिमा का, एक दरिया उमड़ कर पीले गुलाबों सा, चूमता है बादलों के पंख जैसे पांव। रामलीला की तालीम और नाटकों की रिहर्सल का अपना अलग ही मजा है, लेकिन बड़े भाई साहब खेलकूद के साथ साथ नाटकों की रिहर्सल और रामलीला की तालीम से खींचे चले आते थे और हमेशा गाने दिया करते थे और हमेशा मुझे पढ़ने की नसीहत दिया करते थे। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे और केवल 3 दर्जे आए। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते और कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते। भाई अगर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था और वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी और उनकी 14 साल। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का जन्म से अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे थे। इसीलिए शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर कभी किताब के हाशिए पर कुत्ते बिल्ली और चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन मैंने उनकी कापी पर एक बार ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम, और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, किंतु असफल रहा। मैं छोटा था और बड़े और उनकी पहेलियों को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बढ़िया था। लेकिन मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल के मैदान में आ जाता। कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां बनाता और अगर कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पे चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक को आगे पीछे कर मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। और इसी बीच मुझे रंगमंच का भी शौक हुआ है और मेरा सारा समय रिहर्सल में गुजरने लगा। अरे मदन आ गए? हमारे इंतजार कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, जो कल छूटा था जाकर उन्होंने अपने बच्चे लड़की को स्पीच देता है, सीख रहे हैं कॉस्ट्यूम पहनने में थोड़ा फील आता है। ठीक है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और देखो ये जल्द सीखे टाल देना अपने दिल की बात कभी जुबान पर न हो और ना ही किसी इरादे को अच्छी तरह जांचे परखे बगैर उस पर अमल करना। मिलनसार होना मगर इतने नहीं कि अपनी कीमत ही गिरा। तुम
तुम्हारे जो दोस्त हैं और जिनकी दोस्ती को तुम आजमा चुके हो, उन्हें फौलाद की कड़ी से बांध कर अपने सीने से लगाए रखना। मगर अभी जिनका रंग रूप भी तुम्हारे सामने नहीं खुला, ऐसे हरेरे गहरे साथी संगाती की स्वक्त सत्कार अपनी हथेली की खाल उतार मत करना। झगड़े में पड़ने से बचना मेरे बच्चे, और अगर पड़ भी जाओ तो फिर उसे ऐसे निभाना कि दुश्मन तुमसे बचता फिरे। सुनना सबकी, सुनना किसी से नहीं, राय सबसे लेना, लेकिन फैसला अपने तक रखना। कपड़े दानी खरीदना मेरे बच्चे, बटवा जितनी इजाजत दी, मगर निराली धक्के नहीं, कीमती मगर भड़कीले नहीं, क्योंकि आदमी अक्सर अपने लिबास से पहचाना जाता है। और फ्रांस के अमीर मुल्क और ऊंचे से ऊंचे तबकों के लोग इस मामले, और खासकर इस मामले, बड़े शौकीन और दिल वाले। कर्ज देना ना कर्ज लेना, कर्ज देने से दोस्ती तो जाती है, साथ में रखो, और कर्ज लेना तुम खर्च की धार को कुंद कर पाए मेरे बच्चे। और सबसे बड़ी बात, अपने लिए ईमानदार रहना, फिर तुम कभी दूसरे के लिए गलत साबित नहीं होगे। ये वैसे ही अकल बात है जैसे दिन के बाद रात। अच्छा अब जाओ, मैं दुआ करता हूँ मेरी बातें तुम्हारे अंदर अच्छी तरह सीखिए। कहाँ गए? हमेशा यही प्रश्न इसी ध्वनि में पूछा जाता और मेरे पास इसका जवाब केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि कुछ देर रिहर्सल कर रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार, और भाई साहब के पास इसके अलावा कोई और चारा ना होता कि स्नेह और रूस से भरे शब्दों से मेरा सत्कार करें। कहाँ थे? मैंने पूछा कहाँ थे तुम? और वो अंग्रेजी का पाठ याद कर लिया तुमने? देखो, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और खर्च नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो रहरा गहरा नथु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अरे यहाँ रात दिन आंखें खोलनी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है। और आती भी क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात रही। और मैं कहता हूँ तुम कितने बड़े घोचू हो कि मुझे देखकर भी समझ नहीं देते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखती हो। अगर नहीं देखते तो इसमें तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। आए दिन खेल तमाशे होते हैं, नाटक होते हैं, नौटंचा होते हैं। कभी मुझे जाते देखा? रोज हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, मैं पास नहीं पढ़ता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। फिर तुम किस तरह आशा करते हो कि यूं खेलकूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 से 3 साल ही लगते हैं। लेकिन सुनो, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। और सुनो, अगर तुम्हें यूं ही जिंदगी गंवानी है तो बेहतर है कि गांव चले जाओ और मजे से गिल्ली डंडा खेलो। दादाजी की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध मैंने किया तो लताड़ कौन सा है? भाई साहब ऐसी लगती बातें कहते हैं कि जिगर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। और ऐसी निराशा में कुछ देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बुद्धे का नहीं है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? मुझे अपना मूड लेना मंजूर था, मगर इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आने लग जाते। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छट जाते और मैं झटपट एक टाइम टेबल बना पाता। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल हो जाता। प्रातः काल उठना, मुंह हाथ नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक अंग्रेजी, 7 से 8 बजे तक हिसाब और 8 से 9:30 बजे तक इतिहास, फिर भोजन, उसके बाद स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के बाद टहलना, 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन, उसके बाद आधा घंटा टहलना और उसके बाद फिर अनुवाद, फिर हिंदी के बाद विविध विषय और फिर विषय। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल-कूद, वॉलीबॉल की वो तेजी, रिहर्सल रूम का वो अपनापन मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाता। वहां जाकर मैं सब कुछ भूल जाता। तो जानलेवा टाइम टेबल, आंख पर पुस्तकें, मुझे किसी की याद न रहती। सुनो पांडवों, सुनो, ये उचित नहीं हुआ, उचित नहीं हुआ। ये बैरी दल के काल इस मेरे हल को भूल गया। मैं तटस्थ दर्शक था रण का, इसीलिए वो भूल गया। वत्स सुयोधन की चंगा, उसने गदा प्रहार किया, क्षण में कुल के विनय वैभव को यूं मिट्टी में मिला दिया। सुनो, वत्स
साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से दूर रहता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। हर पल सिर पर जैसे नंगी तलवार से लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं इतने तिरस्कार के बाद भी खेल से मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रहती, पढ़ाई में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रहती। पढ़ता मगर इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े और फिर चोरों का सा जीवन बिताने लगे। सालाना इम्तिहान हो, भाई साहब फेल हो गया और मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों में, भैया भाई साहब और मेरे बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। अरे कहाँ गई आपकी घोर तपस्या? मुझे देखिए, खेल का कुत्ता भी रहा, दर्जे में अव्वल भी। लेकिन भाई साहब इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी और उनके घाव पर नमक छिड़कने का इरादा भी मुझे लज्जास्पद मालूम। हाँ, अगर भाई साहब ने फिर वसीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार दिया? मुझे देखिए, खेलते कूदते दर्जे में अव्वल। ज़बान से ये ऐसे जताने का साहस ना होते हुए भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक का मुझ में नहीं रहा। भाई साहब इसे भाग चुके थे, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट कर मैं ठीक भोजन के समय घर लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींची और मुझ पर टूट पड़े। एक तो सर पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हारे दिमाग हो गए। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ लिए? महज इम्तिहान पास कर लेना बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज का विस्तार काफी बढ़ गया है, लेकिन हम उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते क्योंकि बहुत से राष्ट्र उनके अधीन नहीं है। रावण चक्रवर्ती राजा था, सभी राजा उसे कर देते थे, यहाँ तक कि आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान कर मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। शैतान के बारे में तो पढ़ा ही होगा। उसे ये विश्वास हुआ था कि ईश्वर से बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया और शायरों ने भी एक बार भीख मांग मांग कर मर गया बेचारा। और तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारी स्थिति क्या है? ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, अंधे के आग बटेर लग गई है। मगर भाईजान, बटेर भी केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गिल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना लग जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई भी निशाना खाली नहीं जाए। इसीलिए कहता हूं लल्ले, जब मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चले चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। 8 तो हेनरी घुसे, कौन सा कांड के सैलरी के समय में हुआ, क्या ये याद करना आसान समझते हो? हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा नहीं, कैसा लगता है? सबक है, सिफर भी नहीं मिलेगा, सिफर भी। तुम हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स, दर्जनों विलियम्स और कॉर्डियो चार्ल्स। अरे भाई, दिमाग चक्कर खाने लगता है। इन अभागों को नाम भी नहीं सोचते थे। एक ही नाम के पीछे द्वियम, तीयम, चारुम और पंचम लगाते चले गए। अगर मेरे से पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री, जी हाँ, ज्योमेट्री तो बस खुदा की पना। और गौ जो की जगह और जो गौ लिख दिया कि सारे नाम बताया। आखिर इस और जो गौ और जो गौ में क्या फर्क है? आपने दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इन परीक्षकों को इसकी कोई परवाह नहीं। ये तो यही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन कराने में शिक्षा रख होगा। अब कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो, जो ठीक संक्षेप में 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को होइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बड़ी अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह बढ़ने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है। इतनी सी बात के लिए 4 पन्ने कौन लिखे? अरे जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ने लिखने की जरूरत? भाई मैं तो इसको हिमाकत समझता हूँ। ये समय की बचत नहीं बल्कि समय की बर्बादी है। अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है कि समय की पाबंदी बस संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे। उल्टी बात है कि नहीं? अजी बालक भी इतनी सी बात समझ सकते हैं, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। हाँ तो लल्ले, मेरे फेल होने पर मत जाइए। जब मेरे दर्जे में आइएगा तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। समझे तुम? स्कूल का समय निकट था, नहीं भगवान जाने उपदेश माला कब समाप्त।
आज मुझे भोजन निस्वार्थ सा लग रहा। अपने पास होने की खुशी भी आती रह गई। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा, उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही गनीमत। लेकिन इतने तिरस्कार करती पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्योति क्यों बनी रही? पढ़ता मगर बहुत कम। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि भाई साहब फिर फेल हो गए और मैं पास हो गया। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, लेकिन दर्जे में अव्वल आया। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट लेते, सवेरे उठकर इधर, शाम को सोने से पहले उधर। मुद्रा क्रांतिहीन हो गई, लेकिन बेचारे फेल हो गए। जब नतीजा सुनाया गया तो भाई साहब रो पड़े, मुझे भी रोना आया। मुझे लगा अगर शायद मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को इतना दुख ना हो। लेकिन विधि की बात कौन टाले? अब भाई साहब और मेरे बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मन में ये बुरी भावना उत्पन्न हुई, अगर भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे? लेकिन मैंने अपने भीतर से इस कमीने विचार को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। भाई आखिर मेरे हित के लिए तो मुझे डांटते हैं, और फिर ये उनके उद्देश्यों का ही असर है जो मैं कक्षा में धनाधन पास होता जाता हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। हाँ, भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ चुके हैं। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी वो धीरज से काम लेते। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, और रहा भी तो बहुत कम। अब मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी और मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। अब मुझमें ये धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, भाई मेरी किस्मत बर्बाद है। अब मेरा सारा समय आराम से रिहर्सल्स में गुजरने लगा। भाई वो पैसे खाता है ना, और गाली गाली बेटा वही दे सकता है जो जो रोटी खाता हो। जो सरकारी कर्मचारी जितना नम्र होता है वो उतने ही पैसे खाता है। वो शिवशंकर है ना, उसे अगर कुत्ता भी काट ले तो कहेगा हे स्वान श्रेष्ठ, काट तो लिया है पर छपुआ मत देना। छपुआ मत देना। और भाई तबादले का दूसरा सिद्धांत है, जो जहां अच्छा काम कर रहा हो उसे वहां से हटा दो। भाई जो ही ऊपर के कर्मचारियों को पता चलता है कि नीचे का कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है और इससे जनता को फायदा है, तो उसे फौरन हटा दिया जाता है। भाई भाई तुम ऐसा करो, शिवशंकर की तारीफ अखबार में छपवा दो, उसका तबादला हो जाएगा। भाई बुढ़ापे का एक एक बाल सताता है। तो काका उसका भी नहीं फिरवा लेते हैं? नहीं नहीं भाई, मुझसे चेहरा रोबदार होता है और रोब से आदमी बड़ा होता है। अगर शरदचंद्र या रविंद्रनाथ टैगोर वैसा सुंदर रेशमी चोगा ना पहनते तो क्या इतने बड़े कवि कहलाते? और शरदचंद्र जिंदगी भर मामूली धोती कुर्ते में रहे तो उन्होंने उसका नतीजा भी भुगता। जिंदगी भर तो बंगाल से बाहर जा नहीं पाए। खैर छोड़ो बेटा इस रूपक रहस्य को, और छोड़ो यार मदन आज के रिहर्सल को। हो गया है टाइम ओवर, आज काफी कर लेते हम, फिर मिलता है कल। ओके चल। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। मैं भाई साहब का अदब करता था। माजा देना, कन्ने पातना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, ये सब समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह नहीं होने देना चाहता था कि उनका अदब और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवे के पीछे बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की तरफ जो मंद गति से झूमता हुआ पतंग की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने चली आ रही थी। बारूद की पूरी सेना लगे और ठाठ किए उसके पीछे दौड़ी चली आ रही थी, जहां सब कुछ समतल था, न गाड़ियां, न ट्रामे, न मोटरसाइकिल। इन बाजारी लड़कों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका लिहाज नहीं कि अब तुम नीची जमात में नहीं बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। और से ऐसे मिडिलसियों को जानता हूं
जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं और बहुत से आखिरी जमात वाले हमारे लीडर हैं, जिनकी मातहती में बड़े बड़े विद्वान काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर इन बाजारी लड़कों के साथ ढीले की तरफों के लिए दौड़ो। मुझे तुम्हारी इस कमअक्ली पर दुख होता है। तुम सही हो, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे हाथ बड़ा की हत्या कर डाले? तुम अपने मन में यही समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और मुझे कुछ कहने का हक नहीं। और आज तुम मेरी जमात को क्यों ना आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओ और हो सकता है 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है ना, वो तुम क्या खुदा में नहीं मिटा सकता। आज तुम एमए या डीफिल क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन उन्हें हमें समझाने सुधारने का पूरा अधिकार है। इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, इसलिए कि उन्हें दुनिया और जिंदगी का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। देर न करे, आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे तो हाथ पांव खुल जाएंगे। दादाजी को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हूं ना तो घबराए नहीं बदमाश हूं। पहले खुद मर्ज पहचान कर उसका इलाज करेंगे, अगर उसमें सफल नहीं हुए तब जाकर कहीं किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। खैर, बीमारी तो बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादाजी भेजते हैं उसे हम 20-22 तक ही खर्च कर डालते हैं, फिर नाश्ते को मोहताज हो जाते हैं, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, और वो भी यहाँ के नहीं ऑक्सफोर्ड के, पूरे 1 लाख रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का खर्च कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। यहाँ पर उनकी डिग्री बिल्कुल बेकार हो गई। पहले खुद घर का खर्च चलाते थे, हमेशा कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से बूढ़ी माता ने घर का प्रबंध अपने हाथों में लिया है, मानो उनके घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो सुनिए लल्ले, अगर आप यूं नहीं न माने ना तो मैं इसका उपयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। भाई साहब की इस नई युक्ति से मैं नतमस्तक हो गया। आज मुझे सब कुछ अपनी लघुता का अनुभव हुआ। मैंने सजल आंखों से कहा, नरगिस ने, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं और आपको इसको कहने का अधिकार है। गंतव्य उड़ाने को मैं मना नहीं कर सकता, मेरा जी भी लग जाता है, पर मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी रक्षा नहीं करूं तो ये कर्तव्य तो मेरे सर है। कटा हुआ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। भाई साहब हम पे है ही उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। वर्षों ये किताबें चूम चूम, बाधा विघ्नों में घूम घूम। वर्षों ये किताबें चूम चूम, बाधा